हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी इतिहास का जो बुक है उसका चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको आज हम लोग का डिस्कस करेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? समाजवाद और साम्यवाद, और ये जो है इतिहास का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो इसका अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि बोल्शेविक क्रांति या जिसे ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, ये कब शुरू होती है? तो ये देखिए नवंबर 1917 ईस्वी में शुरू होती है। देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाला है, इसको बोल्शेविक क्रांति कह रहे हैं और ये शुरू नवंबर 1917 में हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर क्या बात है, जब शुरू नवंबर में हो रही है तो इसे हम अक्टूबर क्रांति क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इसके पीछे क्या है, एक कैलेंडर को समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए 1918 से पहले ना रूस में जितना भी घटनाएं हुई है उसको हम लोग जूलियन कैलेंडर के अनुसार लिखते थे, लेकिन 1918 के बाद से रूस ने अपना कैलेंडर चेंज कर दिया और दूसरा कैलेंडर अपनाया। तो वह जिस कैलेंडर को अपनाया उसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ये अब नया कैलेंडर हो गया, पहले वाला पुराना कैलेंडर हो गया। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर रहता है ये जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे रहता है। ठीक है, तो देखिए जो ये बोल्शेविक क्रांति हुई रहती है वास्तव में पूरा अगर जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो कितना 25 अक्टूबर को हुई रहती है, 25 अक्टूबर 1917 को। क्योंकि अक्टूबर में हुई रहती है इसीलिए इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसको नए कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखते हैं तो 25 में क्या करते हैं, 13 को जोड़ देते हैं। 25 में 13 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आ जाता है 7 नवंबर। ठीक है, तो चूंकि नए कैलेंडर के अनुसार ये घटना चली जाती है नवंबर में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नवंबर क्रांति के नाम से भी नवंबर क्रांति नहीं, इसको नवंबर 1917 में से मान लिया जाता है कि इतना ईस्वी में हुई थी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति को कब लागू किया था और किसने लागू किया था? ठीक है, तो नई आर्थिक नीति जो रहती है 1921 ईस्वी में लागू होती है और इसे लेनिन ने लागू किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको किसने लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया था। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए लेनिन से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। एक तो हो जाता है कि लेनिन ने कौन सी नीति लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति। कब? तो 1921 ईस्वी में। इसके बाद सवाल आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इस नीति को लागू करने के कुछ सालों के बाद लेनिन की मृत्यु हो जाती है। तो डेट क्या, समय क्या है? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आता है कि स्टालिन, ये कौन रहता है? रूस का एक तानाशाह शासक रहता है 1950 ईस्वी के लगभग में। तो रूस स्टालिन की मृत्यु कब होती है? तो 1953 ईस्वी में। देखिए सेकेंड चैप्टर में आपका सन से ईस्वी से जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको मैंने एक जगह लिख दिया है। आपके दूसरे चैप्टर में ईस्वी से इतने ही सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन बनता है? तो ये जो बोल्शेविक क्रांति है 2022 के एग्जाम में इसको पूछ दिया गया है। ठीक है, तो अगले साल के लिए थोड़ा सा इसको कम इंपॉर्टेंट बनता है पूछे जाने का। आपका ये जो नई आर्थिक नीति है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई आर्थिक नीति को कब शुरू किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? लेनिन ने शुरू किया था। लेनिन की मृत्यु 1924 में। तो आपके सन से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है सेकंड चैप्टर में। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है कि रूस में जार, जो जार शब्द है इसका क्या मतलब होता है, अर्थ क्या होता है? जैसे भारत में कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसको राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई कहीं जार लिखा हुआ है तो रूस में जार शब्द का मतलब होता है वहाँ का राजा, वहाँ का सम्राट, वहाँ का जो किंग है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जार कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम क्या रहता है? ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की कौन रहता है? तो रूस का विदेश मंत्री रहता है। आखिर इस सेना का गठन क्यों करता है लाल सेना का? तो देखिए जब रूसी क्रांति हो जाती है उसके कुछ समय के बाद से रूस पर दूसरे देश आक्रमण करना
शुरू कर देते हैं, जिसमें क्या रहता है, फ्रांस रहता है, ब्रिटेन रहता है, इस सब देश। तब दूसरे देशों से माने विदेशों के आक्रमण को अपने देश को बचाने के लिए जो रूस का विदेश मंत्री रहता है ट्रोट्स्की, एक सेना का गठन करता है, उसी का नाम रहता है लाल सेना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। और ये भी है ना इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद आता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगले साल के लिए। ठीक है, कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स इसके लेखक थे। कार्ल मार्क्स से 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने कितना 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचता है। उसके बाद है कि देखिए लेखक से हम एक और किताब का नाम पढ़ लेते हैं कि वार एंड पीस के लेखक कौन है, टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी। और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि रहती है रूस और जर्मनी के बीच में होती है। और इसी संधि के बाद से जो रूस रहता है ना, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला आते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो एक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। देखिए समाजवादी जो व्यक्ति रहते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यूटोपियन समाजवादी, दूसरे वैज्ञानिक समाजवादी। तो जो कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले जितने भी समाजवादी थे उनको यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी के नाम से जानते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के बाद जितने भी समाजवादी हुए उनको हम लोग वैज्ञानिक समाजवादी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आता है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। उसके बाद आ जाता है कि कुछ यूटोपियन समाजवादी के व्यक्ति का आप नाम बताइए। तो इसमें नाम है लुई ब्लां, रॉबर्ट ओलेन और सेंट साइमन। ये किस तरह के समाजवादी हैं, तो यूटोपियन समाजवादी या इन्हीं को समाजवादी स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहते हैं। हम लोग जब हम लोग इसका क्या क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो वहां पर समझेंगे कि यूटोपियन समाजवादी क्या होते हैं या वैज्ञानिक समाजवादी क्या होते हैं। चलिए इसके बाद हाँ यहाँ से सवाल आता है कि मतलब कुछ दे देगा कि आपको 21 तरह के समाजवादी ये हो गया। और देखिए इस साल 2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि रॉबर्ट ओलेन कहाँ का निवासी था, आखिर कहाँ का रहने वाला था। तो जो रॉबर्ट ओलेन रहता है ब्रिटेन का रहने वाला रहता है और ब्रिटेन का ही दूसरा नाम क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है जो इस साल पूछ दिया गया है। उसके बाद आता है कि साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, किस देश में सबसे पहले समाजवादी शासन बनी थी, तो देश का क्या नाम है, रूस। ठीक है, याद रखिएगा। एक आता अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी अगले साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि चेका क्या है। ठीक है, तो चेका क्या रहती है, एक तरह की गुप्त पुलिस संगठन रहती है। ठीक है, आखिर इसका गठन क्यों किया जाता है, तो देखिए जब रूस की क्रांति हो जाती है 1917 ईस्वी में, उसके कुछ समय के बाद रूस में आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसी विद्रोह का दमन करने के लिए या उसको खात्मा करने के लिए लेनिन क्या करता है, एक माने गुप्त पुलिस संगठन बनाया जाता है जिसका नाम क्या रहता है, चेका रहता है। और ये क्या करता है, माने छापामार चोरी छुपे विद्रोहियों पर अटैक करता है और उनका खत्म करता है, उनका माने विनाश करता है या खत्म करता है। चलिए ये हो गया। इसके बाद से ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि रूसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, जार कौन रहता है, तो नाम याद रखिएगा, निकोलस द्वितीय। जब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति 1917 में जो होती है उस समय वहां का राजा कौन रहता है, तो निकोलस द्वितीय। उसके बाद आता है कि जो बोल्शेविक क्रांति होती है उसका नेतृत्व कौन करता है, उसका नेता कौन रहता है, तो उसका नेता रहता है लेनिन। ठीक है, और इसके बाद से देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही क्या बन सकता है। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग हल्का सा यहाँ पर मैंने उसके बारे में जान जाइए, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक घटना आता है कि खूनी रविवार की घटना क्या है, और ये 2022 में बाबू पूछा गया सवाल है, खूनी रविवार क्या है, तो इसके बारे में कुछ लिखे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि जो जूलियन कैलेंडर रहता है वो पीछे रहता है और ग्रिगोरियन कैलेंडर इससे 13 दिन आगे रहता है। अगर हम खूनी रविवार की घटना देखें तो पुराने कैलेंडर या जूलियन
जुलियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को होता है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार यही क्या होता है, जब 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, तो 22 जनवरी 1905 को हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर्वहारा वर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें माने आम आदमी आए, गरीब लोग आए, मजदूरों लोगों का जो वर्ग होगा ना वही क्या कहलाएगा, माने सर्वहारा वर्ग कहलाएगा। ओके, तो ये समझ गए। देखिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर केवल हल्का सा इससे परिचित हो जाइए कि ये आखिर है क्या। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।